Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. Today I am going to start the fourth lecture of monetary policy. Right? आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन डिटेल में हर एक पर्सपेक्टिव हम इसका जानेंगे। किस तरीके से ये क्या होता है, किस तरीके से इसको रिकवर किया जाता है, इसमें कौन कौन से एसिड्स होते हैं, स्ट्रेस्ड एसिड क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, ठीक, लोन रिस्ट्रक्चरिंग किसको बोलते हैं हम, ये सब कुछ इसमें मतलब टॉपिक तो है एनपीए, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेगा और उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा एसएसबी में। और अगर आप केस के लिए या सिविल सर्विस में इसका आंसर लिखना चाहते हो तो आप आराम से इसको समझ के फिर इसको आंसर आराम से लिख सकते हो। तो यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो जेके एसएसबी से क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, 110% श्योरिटी है। राइट, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी का ही पार्ट है तो इसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। और यहाँ से एक करंट इशू भी है, प्रेजेंटली जो है एनपीए का इशू बहुत ज़्यादा है, इसलिए बैंक्स को मर्ज किया जाता है, बैंक मर्जर्स होते हैं, ठीक है, या बैंकरप्सी होता है, तो यही बैंक्स का देवाला निकलना, ठीक है, दिवालिया भी बोल सकते हो अब इसका। तो ये बिकॉज ऑफ एनपीए का इशू होता है, तो यही हम इसमें जानेंगे अच्छे से। राइट, दिस इज मी मीर वहीद, फैकल्टी ऑफ इकोनॉमिक्स। राइट, आई विल ऑल्सो टेक क्लासेस ऑफ जीएस पोर्शन। राइट, उसमें मैं आपको ज्योग्राफी कराऊंगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, जो फिजियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड, इंडियन ज्योग्राफी, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, क्लाइमेट की भी हम बात करेंगे। उसमें हम बहुत सारी चीज़ों, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन की भी उसमें हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। राइट, और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में उसमें कराऊंगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं आपको अच्छे से नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा, हैंड रिटन नोट्स, जिनको आप रिवाइज करके पढ़ सकते हो, और एक्सप्लेन भी करूंगा अच्छे से। डेप्थ में हम पढ़ेंगे, आराम से चीज़ों को पढ़ेंगे, एक ही बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। फिर समझ में आ रही है बात? तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है, एंड तक, जब तक मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा। ऑलमोस्ट हम ये रखो टारगेट कि 15th फेब तक हम इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे। ये मेरा एक टारगेट है। फिर 2 दिन पहले या 2 दिन उसके बाद, बट अप टू 15, ठीक है, हम क्या करेंगे, 15 फेब तक हम इंशाल्लाह इकोनॉमिक्स को अच्छे से कवर करेंगे, फुल फ्लज तरीके से, कॉम्प्रहेंसिव तरीके से। आपको कहीं किसी और चैनल पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप इन लेक्चर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप जा सकते हो, बट मैं यही बोलूँगा कि मोर देन सफिशेंट है। कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग्स भी मैं बताऊँगा कहाँ कहाँ से आपको करने हैं, बट स्टिल अभी आप सिर्फ कॉन्सेप्ट से फोकस रखो, चीज़ों को समझो अच्छे से, पेशेंस रखो और वीडियो को एंड तक देखते रहो। और कंसंट्रेशन लूज मत करो, बीच में आप कहीं इधर उधर दिमाग घूम रहा होगा, नहीं, पूरा फोकस रखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। आपके दिमाग में क्वेश्चंस भी आ जाएंगे, लेकिन जब तक मैं इस वीडियो का एंड करूंगा वो सभी डाउट्स आपके दिमाग से खत्म हो जाएंगे, वो सभी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ ध्यान से देखते रहो। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू ट्रिपल एस, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर फ्री एजुकेशन, having more than 94,000 subscribers. Right, so let's start. आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज एनपीए। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है एनपीए पे? सबसे पहला क्वेश्चन अगर एसएसबी वाले पूछ सकते हैं वो है फुल फॉर्म ऑफ एनपीए बताओ। सबसे आसान वाला क्वेश्चन यही बन सकता है, इजी वाला, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो एसेट जो परफॉर्म नहीं करता है। क्वेश्चन है एसेट क्या है बैंक के लिए, आपको बोलना है बैंक के लिए एसेट क्या होता है। लोन इज कॉल्ड एज एसेट फॉर बैंक। राइट, और ये लोन जो हम ले रहे हैं, जो ये बारोवर ले रहा है, उसके लिए क्या बनता है, ये लाइबिलिटी बनती है। सबसे पहली बात, नॉन परफॉर्म का मतलब ये होता है कोई भी इसकी रिकवरी नहीं हो रही है, इस पे इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिल रहा है, आपको ईएमआई नहीं मिल रहा है जो आप बैंक ने लोन दिया होता है, इसको हम नॉन परफॉर्मिंग एसेट बोलते हैं। और लेमन लैंग्वेज में इसी नॉन परफॉर्मिंग एसेट को हम नाम देते हैं हम बैड लोन। ये तो आपको बेसिक्स पता ही है इसका। थोड़ा सा देखो अब होता क्या है एक्चुअली प्रोसेस, क्योंकि अब जो मैं इसका बताऊंगा एक एग्जांपल से मैं समझाऊंगा। एक्चुअली हमें समझना क्या है इसमें, हमें समझना है व्हाट आर स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, जो कि बैंक पीओ मेंस में ऐसे आया था, हाउ द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन विल हेल्प द बारोवर्स।
बारोवर्स को क्या हेल्प मिलेगा अगर लोन रिस्ट्रक्चरिंग किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें समझना है कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग होता क्या है, राइट। दो कॉन्सेप्ट ये हो गए, एक तो स्ट्रेस्ड एसिड का कॉन्सेप्ट समझेंगे हम इसको। एसिड में पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट स्ट्रेस्ड एसिड, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस्ड एसिड। नंबर सेकंड पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसिड्स। नंबर थर्ड हम समझेंगे कि राइट ऑफ का मतलब क्या होता है। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन आएगा आपको कि राइट ऑफ एक बैंक कब करता है, इसका मतलब क्या होता है इस राइट ऑफ का, राइट। ये हम सब जानेंगे। और कुछ रूल्स होते हैं लॉस का और प्रॉफिट का। अगर लॉस हो रहा है, किसी कंपनी को लग रहा है कि लॉस है, मैं लॉस फेस करूंगा फ्यूचर में, उसके लिए इस टाइम हम क्या कर सकते हैं। अगर एक कंपनी को लग रहा है कि नहीं, सॉरी, बैंक को लग रहा है कि आगे जो मैंने लोन दिया है उसमें मुझे लॉस होने वाला है, पहले उसको पता चलो, तो उस टाइम वो क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, उस टाइम कौन सा स्टेप लेगा। नंबर सेकंड ये है कि अगर बैंक को लग रहा है कि जो मैंने लोन दिया है इसमें मुझे प्रॉफिट होगा, उस टाइम बैंक क्या करेगा, उस टाइम पे जब उसको लगेगा। तो यही यहाँ पर रूल्स कुछ है, ये हमें याद रखना होगा, ये समझेंगे हम ऐसा क्यों होता है। उसके बाद बैलेंस शीट यहाँ पर हम जानेंगे इसका मतलब, और इसमें क्या रहेगा हमारा। हाँ, उस एनपीए के बाद आरबीआई ने कौन कौन से डायरेक्शंस दी है, आरबीआई कौन कौन से डायरेक्शंस देता है किनको, बैंक्स को इन एनपीएस के बारे में, ये हमें समझना है क्योंकि ये सारा लिंक जो है किसके साथ है, आरबीआई के साथ। दैट्स वाई हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा। सबसे पहले समझो, एक पर्सन है, सपोज ये एक बैंक है और ये पर्सन ए है, राइट। पर्सन ए चाह रहा है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करनी है, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पर्सन के पास क्या होना चाहिए, इसके पास पैसा होना चाहिए। पैसा इसको कहाँ पर मिलेगा, किसी फ्रेंड के पास जाएगा, फ्रेंड तो पैसा नहीं देगा इतना कि जो ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके पास एक ही ऑप्शन है, ये बैंक के पास आएगा और बैंक को बोलेगा मुझे लोन चाहिए। बैंक इसको बोल रहा है ठीक है मैं आपको लोन प्रोवाइड करूंगा, लेकिन आपको मैं लोन प्रोवाइड करूंगा एट द 10% इंटरेस्ट रेट पे, ठीक है। दूसरा कि आपको ये लोन जो है पे करना है कब, मैच्योरेशन टाइम कितना है, 6 साल इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। 6 साल में इसको आपको वापस करना है, सॉरी 6 साल के बाद आप इसको वापस करोगे मुझे, ठीक है। मैच्योरेशन टाइम कितना दिया गया, 6 साल बाद इस लोन को आप वापस करना है, बैंक को देना है विद 10% इंटरेस्ट रेट के साथ। यहां तक आपको समझ आया होगा। लेकिन देखो होता क्या है, होता ये है कि अब देखो जो पर्सन को क्या करना होता है, इस लोन को रिपे करना होता है 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, इसको टाइम दिया होता है कि आप इस टाइम तक आपको लोन को रिकवर करना है, रिपे करना है। अब ये क्या करता है, सपोज इसको 6 साल दिए गए, आपको लोन जो है रिपे करना है, लेकिन पहले 3 साल जो इसको बैंक ने ईएमआई रखा है, वो ईएमआई आराम से मंथली इंस्टॉलमेंट जो इसके पास होता है, ये आराम से किसको देता है, बैंक को देता है 3 साल में, ठीक है। अब जो बाकी जो इस ये बाकी जो बचा है, बाकी लोन जो इसने लिया होता है, अब सपोज 4th ईयर में क्या होता है, 4th ईयर में अब ये ईएमआई जो है नहीं दे पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ये हर टाइम पे, जैसे अगर आप बैंक से लोन ले रहे हो फिर आपको ईएमआई रखा जाता है, फिर आप मंथली इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हो, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम क्या हो सकता है, फाइनेंशियल इश्यूज है। इस पर्सन को सपोज 3 साल के बाद कुछ फाइनेंशियल इशू हो रहा है और वो क्या कर रहा है, ईएमआई नहीं दे पा रहा है, किसको, बैंक को। अब देखो क्या हो जाएगा, नाउ द पर्सन ए इज फेसिंग सम प्रॉब्लम, कुछ पर्सन ए जो है ये कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा है। सपोज हम कंसिडर करेंगे इसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो 4th ईयर में ईएमआई जो होता है ये पे नहीं कर पा रहा है ईएमआई। तो अब पर्सन के पास क्या ऑप्शन है, पर्सन क्या करेगा, पर्सन कर रहा है काम, ये जाता है और जाता है बैंक के ब्रांच पे जहाँ से इसने लोन लिया होता है। और जब ये बैंक पे जाता है और ये बोलता है वहां पर अपनी प्रॉब्लम, किसको बोलता है, बैंक मैनेजर को अपनी प्रॉब्लम बोल रहा है सर मैंने लोन लिया है और मुझे इसको 6 साल में रिपे करना है, लेकिन पहले 3 साल में मैंने क्या किया, मैंने हर मंथ में अपना इंस्टॉलमेंट दे रहा था, इसको ईएमआई जो था मैं 3 साल से अच्छे से बर पे करता था, ठीक है। लेकिन अब मुझे कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है, तो मैं इस ईएमआई को पे नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब इस टाइम पे जब ईएमआई होना बंद हो जाता है 3 साल के बाद या 4 साल के बाद, ठीक है, इस टाइम जो ये एसेट होता है, जो ये लोन दिया होता है किसने, बैंक ने इस पर्सन को, इस बोरोवर को, इस एसेट को नाम दिया जाता है स्ट्रेस्ड एसेट। इस एसेट को नाम दिया जाता है स्ट्रेस्ड एसेट।
क्यों इसको स्ट्रेस टेस्ट बोला जाता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से पर्सन जो है ये ईएमआई नहीं दे पा रहा है। बात समझ में आई? इसलिए मैंने लिखा है दिस एस्ट इज नोन एज नाउ नोन एज स्ट्रेस टेस्ट बिकॉज द पर्सन इज इन फाइनेंशियल प्रॉब्लम। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। अब बैंक भी देखो, बैंक क्या ऑप्शन निकालेगा इसके लिए, बैंक क्या बोलेगा इसको। देखो बैंक भी इसके लिए एक सोल्यूशन निकालेगा। एक सेकंड रुको। हाँ, बैंक ने क्या सोल्यूशन निकाला देखो। नाउ द पर्सन डिमांड सम रिलैक्सेशन फ्रॉम बैंक। पर्सन चाह रहा है कि मुझे रिलैक्सेशन मिलना चाहिए बैंक से, ये डिमांड कर रहा है, ये बोल रहा है मैनेजर को सर मुझे रिलैक्सेशन चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ये बैंक को बोल रहा है अगर मुझे 6 साल में क्या करना है, इस लोन को रिपे करना है, पूरा लोन विद इंटरेस्ट के साथ। सर आप एक काम करो, मुझे 10 साल तक एक्सटेंशन दे दो, मतलब मैं 6 साल के बदले 10 साल में इसको क्या करना चाह रहा हूँ, रिपे करना चाहता हूँ। बैंक इसको बोल रहा है कोई बात नहीं, हम आपको 10 साल और 4 साल देते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, बैंक इसको क्या कर रहा है, 10 साल तक टाइम देता है। और इसको ये पर्सन बोल रहा है बैंक को कि सर जो आपने मुझे 10% इंटरेस्ट रेट रखा है, इस इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा मुझे रिड्यूस करो, मुझे 8 तक लेकर आओ। ये बोल रहे कोई बात नहीं, अगर हम आपको 10 साल तक एक्सटेंड कर रहे हैं टाइम पीरियड को, टेनवर को बढ़ा रहे हैं, और यहाँ से हम इंटरेस्ट रेट को भी आपको रिड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वो इसकी कंडीशन को समझकर, उसके फाइनेंशियल क्राइसिस को समझकर इसको क्या कर रहे हैं, टाइम पीरियड भी बढ़ा रहे हैं, टेनवर भी बढ़ा रहे हैं, और लोन को भी क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट को भी कम करें, 10 से 8 लेकर आते हैं। और इसी बैंक बोल रहा है कोई बात नहीं, इट्स ओके, हम ये चीज करेंगे जो आप डिमांड कर रहे हो। इसी सिचुएशन को बोला जाता है, क्योंकि अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने कितने साल का दिया था, 6 इयर्स का दिया था, 6 साल के अंदर अंदर आपको रिकवर करना है। एक बात, दूसरा बैंक ने कितना इंटरेस्ट रेट रखा था, 10% इंटरेस्ट रेट। ये तो पहले जब पर्सन ने लोन लिया होता है। लेकिन अब बैंक क्या कर रहा है, ध्यान से समझो इस पॉइंट को। बैंक ने क्या किया है, बैंक ने अब क्या किया है, 6 साल के बदले क्या बनाया है, 10 ईयर का। और क्या किया है, 10% के बदले क्या बनाया है, ये 10 ईयर है, 10% के बदले कितना किया है, रिड्यूस किया है इंटरेस्ट रेट, कितना, 8%। पहले ये स्ट्रक्चर था, अब नया स्ट्रक्चर बना, इसी को बोला जाता है रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन। लोन को रिस्ट्रक्चर किया गया है, या एसेट को रिस्ट्रक्चर किया गया है। अब मुझे बोलो, इस रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन जो किया गया है, या एसेट को रिस्ट्रक्चर किया गया है, इससे किसको फायदा है, क्या बारवर को फायदा है? हाँ, बारवर को फायदा मिलता है इससे। क्या बैंक को फायदा? हाँ, बैंक को भी फायदा है ना, क्योंकि बैंक जो होता है उसको भी अपना रिकवर हो रहा है, नहीं तो अदरवाइज क्या होगा, बैंक तो पूरा मतलब उसको मिलेगा ही नहीं कुछ। बैंक को भी फायदा, बारवर को भी। और यही क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे में कि ये बताओ हाउ द रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन विल हेल्प द बारोवर्स। रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन जो है ये बारोवर्स को हेल्प कैसे करता है। सबसे पहले हमें क्या लिखना था, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन का मतलब क्या होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में कि लोन रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, आपको बोलना है लोन रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है जब इसका टेनवर जो होता है इसको इंक्रीज किया जाता है, और क्या होता है, इंटरेस्ट रेट को, टेनवर जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है, इसको इंक्रीज किया जाता है, और इंटरेस्ट रेट को क्या किया जाता है, रिड्यूस किया जाता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज लोन रिस्ट्रक्चरिंग, और यू कैन से इट इज कॉल्ड एज एसेट रिस्ट्रक्चरिंग। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझ आया होगा, और आपको स्ट्रेस टेस्ट भी समझ आएगा। स्ट्रेस टेस्ट के टाइम पे आपको इतना याद रखना है कि जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है एक पर्सन को, वो ईएमआई अब नहीं दे पा रहा है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे देखो, अभी एनपीए नहीं बनाए, अभी हम सिचुएशंस को देख रहे हैं, कहां कहां से क्या क्या सिचुएशंस बनती जा रही है। आगे देखते जाओ, फिर से इस पर्सन को प्रॉब्लम हो रही है। इतना करने के बाद भी देखो क्या हो रहा है। सपोज द पर्सन इज पेइंग ईएमआई टू बैंक टिल 6 ईयर्स तक। इसका मतलब पहले 6 साल तक रखा गया था इसको, अब 10 ईयर्स तक। पहले 3 साल तक इसने अच्छे से ईएमआई दिया था, फिर 4th ईयर में इसको टाइम पीरियड कुछ प्रॉब्लम होने लगी। बैंक ने बोला चलो 10 साल तक आपका करेंगे। अब फिर से ये 6 साल तक, 6 ईयर्स तक क्या करने लगा, ईएमआई अच्छे से देता गया, कोई इश्यू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, एवरीथिंग इज ओके नाउ। अब देखो क्या हो रहा है, अब 6 साल के बाद क्या हो रहा है, 6 साल के बाद 7th ईयर सपोज ले लो। 7th ईयर में क्या हो रहा है, इस पर्सन को फिर से प्रॉब्लम आ रही है, फिर से ईएमआई नहीं दे पा रहा है। कुछ बात समझ में आ रही है? अब देखो यहाँ पर क्या होगा,
नाउ दिस पर्सन इज फेसिंग प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है, ठीक है, अब यही कि ये ईएमआई नहीं भर पा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये फिर से बैंक के पास आ रहा है। ये पर्सन ए जो था ये बैंक के पास आ रहा है और बैंक को बोल रहा है अपनी सिचुएशन फिर से, ठीक है। ये बैंक को बोल रहा है मैं अब बिल्कुल भी क्या कर सकता हूँ, मैं बिल्कुल भी आपको पे नहीं कर सकता हूँ, मेरे पास कुछ भी अमाउंट है, मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं है, मैं आपको ईएमआई नहीं दे पाऊंगा। शॉर्ट में ये बोल रहा है बैंक को, आप टेन्योर बढ़ा दो या इंटरेस्ट रेट और कम करो, मेरे पास है ही नहीं कुछ, आई कैन नॉट पे द लोन, राइट। अब देखो क्या होगा, बैंक क्या कर रहा है, बैंक वेट कर रहा है। अब ये पर्सन ऑफिस से निकल रहा है, जा रहा है, बैंक वेट कर रहा है 1 मंथ मतलब 30 डेज का, कोई ईएमआई नहीं आ रहा है। बैंक वेट कर रहा है 2 मंथ्स तक, कोई ईएमआई नहीं आ रहा है, ठीक है। बैंक वेट कर रहा है 90 डेज तक, मतलब तीसरे मंथ तक वेट कर रहा है। 30 डेज भी वेट, 60 डेज तक वेट, 90 डेज तक वेट। वेट करते करते क्या हो रहा है, अब बैंक के पास कोई ईएमआई 90 डेज में कोई भी ईएमआई नहीं आया इस पर्सन से जिसने लोन लिया है। अब बैंक इसको डिक्लेयर करेगा कि अब जो पहले लोन जो था, पहले इसके बाद क्या बना था, ये स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट के बाद क्या किया गया था, रिस्ट्रक्चरिंग किया गया था। अब जब 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज के बाद कोई भी ईएमआई नहीं मिल रहा है, अब बैंक इस लोन को नाम क्या देता है, एनपीए। नाउ बैंक कॉल्ड दिस एसेट एज एनपीए। तो क्वेश्चन आता है क्या पहले एनपीए आता है, कंडीशन जनरेट होती है, या स्ट्रेस्ड एसेट की कंडीशन जनरेट होती है। आपको बोलना है सबसे पहले स्ट्रेस्ड एसेट की कंडीशन जनरेट होती है, उसके बाद लोन रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है। लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बाद अगर पर्सन को फिर से प्रॉब्लम आ रही है, अब वो 30 डेज तक बैंक वेट कर रहा है, 60 डेज तक वेट कर रहा है, 90 डेज तक वेट कर रहा है। जो ही 90 डेज हो जाता है कोई ईएमआई नहीं आता है, बैंक डिक्लेयर कर रहा है कि ये जो मैंने लोन दिया था अब मेरा ये एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट है। मैंने नोट्स पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, देखो मैंने पॉइंट क्या लिखा है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने कॉर्नर पे लिखा है नोट्स का, नोट्स के कॉर्नर पे। अब देखो ये पॉइंट क्या है, इफ बैंक्स विल नॉट गेट द ईएमआई फॉर 90 डेज, अगर कोई जो भी बैंक है उसको ईएमआई नहीं मिल रहा है 90 डेज तक, कंटिन्यूस 90 डेज तक इसको ईएमआई नहीं मिल रहा है एज पर सरफेसी एक्ट जो मैंने आपको कल बोला था, ठीक है, सरफेस एक्ट के हिसाब से दिस एसेट इज नोन एज एनपीए। क्वेश्चन आएगा कि कितने टाइम पीरियड का, कितने डेज के बाद सरफेस एक्ट के हिसाब से एक लोन को नाम दिया जाता है एनपीए। आपको बोलना है आफ्टर 90 डेज, ठीक है। 90 डेज तक, जब 90 डेज में अगर ईएमआई नहीं मिल रहा है, 90 डेज जो ही हो जाते हैं, तो सरफेस एक्ट क्या बोल रहा है, उस लोन को आप नाम बोलोगे, अब ये आपका एनपीए बना, राइट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा इतना डीप जा सकते हैं, लेकिन हमें तैयार रहना है इसके लिए, एसएसबी के लिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आपको इसका जवाब देना है, ठीक है। वो अगर आपको घुमा रहा है ना, आपको उसको घुमाना है एग्जाम के टाइम पे, जब आप 100 से ऊपर ऊपर मार्क्स लेकर आओगे, राइट, तो उसको फिर समझ में आएगा। अगर हम कहीं से भी क्वेश्चन को घुमाएंगे बच्चे नहीं मानने वाले, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो यहां पर नेक्स्ट, बैंक तो 90 डेज तक तो वेट किया, बैंक ने कोई ईएमआई नहीं मिला, नाम क्या दिया इसको, एनपीए, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, अब बैंक फिर से वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब बैंक ने तो लोन दिया, वो तो नहीं छोड़ेगा ना, वो बोलेगा नहीं अब इसने नहीं दिया छोड़ दो रहने दो, नहीं, वो फिर से वेट कर रहा है। वेट क्या कर रहा है वो, देखो यहाँ पर बैंक क्या कर रहा है, ये स्टिल वेट कर रहा है 1 साल तक, 1 साल तक, 2 साल तक, 3 साल तक, 4 साल तक, 5 साल तक, जब तक इसको मर्जी है ये वेट करता जा रहा है। लेकिन कोई भी चीज़ किस लिए वेट कर रहा है, कि मनी मेरा रिकवर हो जाए, लेकिन कुछ भी इसके हाथ में नहीं आता है। अब बैंक क्या कर रहा है, बैंक इसको अब नाम देता है, बैंक बोलता है अब मैं राइट ऑफ, बैंक नाउ राइट ऑफ देयर एनपीएस। ये क्या करता है, एनपीएस को राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का मतलब ये होता है व्हेन बैंक कंप्लीटली डिसाइड्स दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न। जब बैंक फाइनली ये डिसाइड करेगा कि मुझे कोई भी रिटर्न अब नहीं मिल रहा है, तो इसको हम नाम देते हैं राइट ऑफ। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और इससे क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, ये जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको एक रियल पिक्चर दिखाते हैं। तो अब ये क्या दिखा रही है, ये बोल रहे कि अब ये रिकवर ही नहीं होने वाला है, जो भी हमने लोन दिया होता है अब ये बिल्कुल रिकवर नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, सबसे पहले क्या होता है, इसको मैं जूम करता हूँ थोड़ा सा, ये आपको समझ में। सबसे पहले क्या होता है, एक लोन होता है,
या इसको आप एसेट बोलते हो, ठीक है, एक लोन होता है। उसके बाद क्या होता है, जब ईएमआई जो होता है कुछ टाइम के बाद बंद होना शुरू हो जाता है, तो इसको आप स्ट्रेस्ड एसेट देते हो, क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है एक पर्सन की जिसने लोन लिया होता है। उसके बाद बैंक बोल रहा है कोई मसला नहीं है, रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, टेन्योर को बढ़ाया जाता है या इंटरेस्ट रेट को कम किया जाता है, इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चरिंग का लोन, ठीक है। लेकिन बैंक को फिर से प्रॉब्लम फेस कर रहा है, फिर से इसको ईएमआई नहीं मिल रहा है। अब ये वेट कर रहा है 30 डेज, 60 डेज, मैक्सिमम 90 डेज। 90 डेज जो हो जाते हैं, इस स्ट्रेस्ड एसेट को नाम दिया जाता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। लेकिन स्टिल बैंक तो कोशिश कर रहा है कि मेरा ये पैसा रिकवर हो, लेकिन 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल वेट करते करते जब बैंक को पता चल रहा है अब मुझे, उसको पूरी श्योरिटी मिलती है कि मुझे अब कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये डिक्लेयर करता है कि राइट ऑफ। मतलब क्या होता है, व्हेन बैंक कंप्लीटली डिसाइडेड दैट वी आर नॉट गेटिंग एनी रिटर्न, बैंक को ये फाइनली ये डिसाइड करता है अब मुझे इस पर कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है, इस चीज़ को हम राइट ऑफ बोलते हैं। तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट्स आपने 4-5 कॉन्सेप्ट्स को आपने एट ए टाइम समझा है। अब कुछ रूल हैं, देखो राइट ऑफ का दूसरा भी बोल सकते हैं आप। देखो आपने कुछ, जब भी आप लोन देता बैलेंस शीट पे दिखाते हो ना, मतलब आपने लोन सपोज दिया था 100 करोड़ का लोन, आपको इसमें ईएमआई भी मिला, ईएमआई मिलता जा रहा है, तो इसका मतलब लोन भी कम होता जा रहा है, लोन रिकवर होता जा रहा है, ठीक है। तो आप क्या, इसका अमाउंट जो आपने लोन दिया था वो भी आप बैलेंस शीट पे दिखा रहे हो। लेकिन जब आपको पता है कि अब ये लोन मुझे वापस नहीं मिलने वाला है, तो आप क्या करते हो, आप उसको बैलेंस शीट से हटा देते हो, ठीक है। वो आप, वो खशकियत जो होती है, वो हेडेक जो होता है, वो आप नहीं दिखाते हो, आप बोल रहे हो, आप हटा देते हो। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, रिमूव द बैड लोन आउट ऑफ द बैलेंस शीट। जो ये आपके पास बैड लोन था, ये एनपीए था, इसको आप बैलेंस शीट से हटा देते हो। अब आपको कोई उम्मीद ही नहीं है तो आप उसको छोड़ देते हो, ठीक है। दो रूल्स आप याद रखो। देखो रूल क्या है, जब भी आप लोन देते हो, सपोज बैंक अगर लोन देता है किसी पर्सन को, किसी कंपनी को, जिसको भी लोन दे रहा है, पर्सन ए को या कंपनी ए को या और पर्सन बी को, तो बैंक को अगर लग रहा है कि मुझे क्या उसको ये हो रहा है, इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे जो मैंने ये लोन दिया हुआ है इस पे मुझे लॉस होगा, बैंक को पहले ही लग रहा है कि मुझे इस पे लॉस होने वाला है आगे, ठीक है। पहले तो ईएमआई मिल रहा है, लेकिन उसके बाद ईएमआई अगर थोड़ा सा बीच बीच में आता गया तो उसको एक शक लगेगा कि नहीं आगे मुझे जो है शायद मुझे लॉस हो जाएगा। जिसको जैसे उसको लगेगा कि शायद मुझे लॉस होने वाला है, बैंक को उसी टाइम वो लॉस दिखाना चाहिए जिस टाइम इसको ये ऐसा फील होगा, ऐसा लगेगा, ठीक है, कि लॉस फ्यूचर में क्या क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है, ठीक है। तो उसको वो दिखाना चाहिए पहले ही। बैंक को लग रहा है उसने पर्सन बी को भी लोन दिया, लेकिन इसको 100% श्योरिटी है कि मुझे ये लोन तो रिकवर हो जाएगा, एनी हाउ रिकवर हो जाएगा, ठीक है, इस पे इंटरेस्ट रेट पे मुझे मिल जाएगा। तो इसका मतलब इसको पता है इस पे मुझे प्रॉफिट मिलेगा, किस पे, बी पे। लेकिन इस प्रॉफिट को तभी दिखाओगे जब आपको ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही दो रूल्स हैं यहाँ पर। दो रूल्स क्या है, हमारे पास दो रूल्स है। वेन एवर यू आर श्योर दैट यू विल फेस लॉस इन फ्यूचर, डू नॉट शो द लॉस इन फ्यूचर। इसको अभी दिखाओ, फ्यूचर में मत दिखाओ कि आगे लॉस होने वाला है। आप अभी इसको लग रहा है कि आपको लॉस होने वाला है, इसको अभी दिखा दो कि लॉस होने वाला है, लॉस हो गया, ऐसा समझो कि लॉस हो गया। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको फ्यूचर में ये श्योरिटी है कि मुझे क्या होने वाला है, प्रॉफिट मिलने वाला है, तो आप इस प्रॉफिट को अभी मत दिखाओ। इसको कब दिखाओगे, जब आपको ये मिल जाएगा। यही मैंने लिखा है, वेन एवर यू आर श्योर दैट यू विल गेट द प्रॉफिट इन फ्यूचर, उसके बाद देन शो दिस प्रॉफिट ओनली व्हेन यू एक्चुअली गेट द मनी और प्रॉफिट। और इसको तभी दिखाओगे जब आपको, आपकी श्योरिटी ये है जब आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, ये प्रॉफिट या मनी आपको मिल जाएगा। ये दो रूल्स आपको याद रखना होता है। बात समझ में आ रही? आई होप यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आया होगा। ये इसी के एग्जांपल मैंने यहाँ पर एलाबोरेट किया होगा, ये आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा, आप इसको पढ़ सकते हो मैंने क्या बोला है, ठीक है। ये मैंने ये एग्जांपल लिया, सपोज पहले 100 करोड़ का 10,000 करोड़ का ये क्या है, लोन दिया हुआ है। फिर बैंक को पता चल रहा है कि नहीं अब मुझे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, कुछ परसेंट 1% लॉस हो रहा है, तो वो दिखाएंगे 1% लॉस। फिर बचा कितना, सपोज यहाँ पर 90 लाख दिखाएगा। फिर इसको फिर से लग रहा है मुझे और लॉस हो रहा है, फिर वो माइनस करता जाएगा। यही एग्जांपल मैंने इसमें समझाया हुआ है। बस आपको यहाँ तक ही याद रखना है कि एक लोन जो होता है वो स्ट्रेस्ड एसेट कैसे बनता है, स्ट्रेस्ड एसेट के बाद रिस्ट्रक्चरिंग की कैसे की जाते हैं, और इस रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, उसके बाद जो होता है राइट ऑफ किसको बोलते हैं। ये पूरा जो है कॉन्सेप्ट था किसका, एनपीए का, विथ सम अदर कॉन्सेप्ट्स।
राइट, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक भी करो, कमेंट्स में मेंशन किया करो और ये बताओ कि आपको ये लेक्चर सीरीज़ कैसे आप क्या आप एंजॉय कर रहे हो या नहीं कर रहे, क्या आपको लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं अब कुछ या नहीं, ठीक है? इसको एंजॉय करो, इकोनॉमिक्स हर एक सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, बट कोशिश करो कि हर टॉपिक अगर आप खुद भी कुछ पढ़ रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसको कोशिश करो कि डेप्थ में जाने की, हर एक टॉपिक को। ठीक है, तो आपको एक डर भी निकल जाएगा और आपको लगेगा कि नहीं आपके पास कुछ कंटेंट है, आपके पास कुछ नॉलेज है, सो दैट आप एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंटली जा सकते हो। फिर लक पे डिपेंड है, फिर बाकी ऊपर वाले के हाथ पे छोड़ो कि वो अगर उसने लिखा होगा आपकी किस्मत तो आपको मिल जाएगा, बट आपको हार्ड वर्क करना ही करना है। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और मेहनत जो होती है, हार्ड वर्क जो वो ज़ाया नहीं होता है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको उसका बेनिफिट कहीं न कहीं पर देखने को मिलेगा। वो आप बाद में रियलाइज़ करोगे, फिलहाल आप पढ़ाई पे फ़ोकस करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। और एक बात मुझे कमेंट्स में मेंशन करो कि आप चाहते हो कि मैं केएस की सीरीज लेकर आऊँ फ्रॉम फैब फर्स्ट से लेकर टिल जब तक आपका प्री एग्जाम होगा, जो ही प्री एग्जाम होगा उसके बाद मेंस के लिए आपका 3 महीना, उसके साथ भी मैं आपको कनेक्ट रहूँगा। उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि आंसर राइटिंग कैसे करनी होती है और ऐसे के लिए कैसे तैयारी करते हैं, ऐसे में क्या क्या पढ़ना है, और ऐसे को भी हम डिस्कस करेंगे बहुत सारे ऐसे को। और एथिक्स एंड इंटीग्रिटी है एक पार्ट किसका, जीएस का, जो सिविल सर्विस में केएस में एथिक्स एंड इंटीग्रिटी, ये भी मैं आपको कवर करके दूंगा अच्छे तरीके से। उन 3 मंथ्स में आंसर राइटिंग भी होगी और बाकी चीज़ें भी होगी। आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करो सभी लोग कौन कौन चाह रहा है कि मैं केएस की सीरीज लेकर आऊँ, राइट। और हर एक कंपोनेंट इसमें मैं कवर करूंगा विद हैंड रिटन नोट्स, ना कि किसी बुक से, क्योंकि मैंने उन हैंड रिटन नोट्स को अच्छा सा कंटेंट डाला हुआ है, बहुत सारा मटेरियल पढ़ के और एक ही जगह पर डाला हुआ है। ठीक है, तो वो नो हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिल जाएगा टॉपिक वाइज। ठीक है, जो आप टॉपिक पढ़ोगे साथ साथ में मिलता जाएगा, साथ साथ में मिलता जाएगा, राइट। तो आप कमेंट्स में मेंशन करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।